हेलो गाइस, आज के गैस लॉस के चैप्टर में हम बात करेंगे जो हमने लास्ट टाइम में बात की थी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें हमने थ्योरी पढ़ ली थी लास्ट टाइम। आज के में हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बेसिकली आपका कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ओके, सेम क्रॉस सेक्शन की है। क्रॉस सेक्शन इसका क्या है? सेम है सिलेंड्रिकल ट्यूब का। इधर वाली साइड से हमने सिलेंड्रिकल ट्यूब में NH3 गैस को डिफ्यूज़ करना स्टार्ट करा। मतलब इस एंड से हमने डिफ्यूज़ करना स्टार्ट करा HCl गैस को। ठीक है, तो एक एंड से हम NH3 की एंट्री करवा रहे हैं, दूसरे एंड से HCl की एंट्री करवा रहे हैं। तो क्या होगा? बेसिकली NH3 भी ट्रेवल करेगी ट्यूब के अंदर, आगे की साइड, इधर की साइड, राइट। ऐसी HCl इधर की साइड ट्रेवल करेगी, राइट। अब क्या होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है दो गैसेस का R1/R2, वो किस किस पे डिपेंडेंट होता है? उनके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, P1:P2, और उनके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंट होता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस में, उतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगी, उतनी ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगी, अगर हम डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जितनी ज़्यादा हल्की होगी गैस, जितना ज़्यादा उसका M1 अगर कम होगा, बेसिकली मतलब उसका अगर मास कम होगा, हल्की होगी गैस, उतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगी। ओके, उतना ज़्यादा रेट, डिफ्यूज़न का रेट उसका ज़्यादा होगा बेसिकली। तो डिफ्यूज़न का रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये हमने बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये हमारा थियोरेटिकल रिजल्ट आया था। थियोरेटिकल रिजल्ट हमारा ये आ चुका है, ये हम ले चुके हैं, ये रिजल्ट हम रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो HCl गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना होता है? 36.5 ग्राम्स। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 17 ग्राम्स होता है। सोडियम N का क्या कहते हैं 14, और हाइड्रोजन का 3, नाइट्रोजन का 14 और इसका 3, तो 14 + 3 17 ग्राम्स। तो आप देख सकते हो कि जो NH3 गैस है वो लाइटर है वेट में एज कम्पेयर टू HCl गैस। ओके, जिन सिचुएशंस में हमने ये स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, ये दोनों सेम प्रेशर और टेम्परेचर सेम है पूरी। ओवरऑल जो हमारा एक्सपेरिमेंट की जो साइट है, प्रेशर और टेम्परेचर हमने सेम रख रखा है। तो जो रेट हो गया वो प्रेशर पे तो डिपेंडेंट नहीं करेगा। दोनों का प्रेशर अगर सेम है तो मतलब P1 और P2 सेम है, उनका पार्शियल प्रेशर सेम है, तो ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो जो रेट है R ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय R ऑफ HCl, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M ऑफ HCl डिवाइडेड बाय M ऑफ क्या कहते हैं NH3। तो ये आपका जो ये वाली इक्वेशन है, ये कहाँ से है? थ्योरी के रिजल्ट पे है, जो कि आपको ये वाला फॉर्मूला जो पता है उसके थ्योरी के रिजल्ट पे आपने ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये एक तो आपका ऐसे रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट क्या आ सकता है? अगर आपको ये पता है इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है, ये आपको पता है, और आपको क्या निकालना है कि कब NH3 और HCl मिलेंगे, बेसिकली NH4Cl कब बनेंगे, कि जो NH3 है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, NH4Cl बनाता है। ये रिएक्शन है, NH3 + HCl गिव्स NH4Cl। तो कब, कहाँ पे, किस डिस्टेंस पे NH3 और HCl मिलेंगे, हमको ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं कुछ x डिस्टेंस पे वो मिलते हैं। ये वाला एरिया है जहाँ पे वो मिलेंगे, ये बाउंड्री है उनके मिलने की। मतलब कि NH3 ने x डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और HCl ने L - x डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, और वो इस पॉइंट पे मिले होंगे, यहाँ पे वो मिले होंगे, ये हम मान सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखोगे एक्सपेरिमेंटली, इस एक्सपेरिमेंट से देखोगे, तो आप क्या जानोगे कि जो रेट ऑफ NH3 का है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl का है, वो क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि कितनी उन्होंने वॉल्यूम कवर करी, या फिर कितनी उन्होंने यहाँ पे अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कि x डिवाइडेड बाय, अगर टाइम t पे वो मिलते हैं, तो ये रेट हो गया NH3 का डिवाइडेड बाय L - x डिवाइडेड बाय t। ये समझ में आता है सबको? ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन होती है? कि कितना वो वॉल्यूम ट्रेवल करती है गैस पर यूनिट टाइम। ये रेट के लिए रेट वर्ड यूज हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम तो आएगा ही। डिफ्यूजन क्या होता है? कितना वो वॉल्यूम कवर करती है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो कितना वॉल्यूम कवर करती है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो बेसिकली मैं लेंथ के बेसिस पे निकाल सकता हूँ ना।
इंटू ए और करूँगा दोनों जगह तो ए से ए कट जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी लेंथ के रेशियो में मैं ले सकता हूँ। तो अगर NH3 गैस ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, x लेंथ ट्रैवल करी, और HCl गैस ने L माइनस एक्स, अगर टोटल L है तो ये L माइनस एक्स हो गई, राइट। तो L माइनस एक्स ट्रैवल करी, तो हमें पता है कि तो रेट क्या होगा, x बाई टी, डिफ्यूज़न का रेट क्या होगा x बाई टी, की इतनी लेंथ पर यूनिट टाइम, नीचे L माइनस एक्स बाई टी। तो ये हमारा रेट आ गया, रेट का रेशियो आ गया एक्सपेरिमेंटली। तो हमारे पास जो ये रेट्स के जो रेशियो हैं, एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है, एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मेरा सेम आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा x, ये t से t तो कट ही जाएगा, x डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स जो है मेरा, वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ m ऑफ HCl। m ऑफ HCl बोले तो 36.5 डिवाइडेड बाय m ऑफ NH3 बोले तो 17। तो ये आपका बेसिकली इक्वेशन आ गई। यहाँ से आपको x निकालना, तो आप x निकाल लोगे, सॉल्व करोगे तो आपको 0.59 टाइम्स L आएगा। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि कितना, कि आपको रेट ऑफ डिफ्यूज़न, एक आपने जनरली ऐसी क्वेश्चंस करते हैं जो ये फ्यूज़न डिफ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, एक आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो, एक आप क्या कहते हैं थियोरेटिकली निकालते हो, और एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वाले रिजल्ट्स को आप इक्वेट कर देते हो। तो आपको थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटली पता था क्योंकि आपको पता है कि वो मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है जो रेट है, तो आपको थियोरेटिकल रिजल्ट पता था कि इस रेशियो में आना चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आपने यहाँ से एक्सपेरिमेंट से देखा कि उसने एक ने x डिस्टेंस ट्रैवल करी, एक ने L माइनस एक्स ट्रैवल करी, तो आपने एक्सपेरिमेंट पे निकाल लिया। तो ये दोनों मैच होने चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए, तो आपकी बेसिकली जो x आपको नहीं पता था वो आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो आपको पता चल गया जो NH3 गैस है वो 0.59 L ट्रैवल करेगी। देख भी सकते हो एक्स वाला क्या था, NH3 का ट्रैवल था, तो NH3 क्या है, हल्की है, देख भी सकते हो आप यहाँ से, ये 17 मास की थी, ये 36.5 मास की थी। तो NH3 हल्की गैस है, तो उसने आधी से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी, मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न था वो ज़्यादा था इसका। तो हल्की गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, आपने यहाँ से देख भी लिया, सही आ रहा है आपका। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था डिफ्यूज़न का, जहाँ पे आपने किया। ओके, अब ये तो एक डिफ्यूज़न का हो गया, एक इफ्यूज़न का अगर बात हूँ थ्योरी के बेसिस पे बात हूँ, उसमें थोड़ी सी थ्योरी और है। ओके, तो क्या करते हैं, हम करते हैं कि आपका ये एक कंटेनर है, इसमें आपकी दो गैस पड़ी हुई हैं, गैस वन और गैस 2, दो गैसेज हैं इस कंटेनर में। और ये क्या कर रही है, यहाँ पे एक स्मॉल होल है इस कंटेनर में, जहाँ से जो गैस है वो इफ्यूज़ करेगी, राइट, इफ्यूज़न होगा इस वाले होल से। ओके, इनिशियली गैस 1 के कितने मोल्स हैं, इनिशियली Ni, गैस 1 के मोल है N1। ओके, गैस 2 के ऐसे इनिशियल मोल हैं Ni जो है वो है आपके N2, ठीक है। तो N1 और N2 गैस 1 और गैस 2 के इनिशियल मोल्स हैं। ओके, सिमिलरली, और यहीं पे मैं कर देता हूँ, इसका जो मॉलिकुलर मास है वो M1 है, और इसका जो मॉलिकुलर मास है वो M2 है। गैस 1 और गैस 2 के मॉलिकुलर मास आपको पता है M1 और M2 है। आपको क्या पता है कि एक कंटेनर है जिसमें दो गैसेस पड़ी हुई हैं, N1 पहले के मोल्स हैं, N2 दूसरे के मोल्स हैं, और आपको क्या कहते हैं, उनके जो मॉलिकुलर मास है वो M1 और M2 है, ये आपको पता है। ओके, तो यहाँ से अब आप सबसे पहले एक चीज़ निकाल सकते हो, अभी आगे का क्वेश्चन बाद में करवाते हैं, एक थ्योरी बताता हूँ, M इफेक्टिव। तो M इफेक्टिव क्या, इसे लिख भी देते हैं, चलो M इफेक्टिव की क्या डेफिनेशन होती है, सिर्फ यहीं पे नहीं कहीं पे भी, बेसिकली इफेक्टिव मास, राइट। मतलब क्या होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर पड़ी होती हैं, तो हम कहते हैं कि उस मिक्सचर का इफेक्टिव मॉलिकुलर मास कितना है। तो मॉलिकुलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, मॉलिकुलर मास की डेफिनेशन होती है किसी भी चीज़ का आप मॉलिकुलर मास निकालो, इसका मतलब उस चीज़ का एक मोल का मास कितना है, वो उसका मॉलिकुलर मास डिफाइन कहलाता है, कि एक मोल का मास कितना है वो उसका मॉलिकुलर मास कहलाता है। ओके, तो मान लो अगर आपका ऐसे ये डब्बा है, ये इफेक्टिव मास के लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें 3 मोल्स आपके पड़े हुए हैं हीलियम के, और 2 मोल्स पड़े हुए हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। तो अगर आप बात करो तो आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है, 4 होता है, राइट। He2 हीलियम का मास होता है 4 आपका, सॉरी हीलियम He में एक्सिस्ट करता है, He2 में नहीं। हाँ, तो हीलियम का मास आपका 4 होता है, He का मास आपका 4 होता है, तो आपके 4 गुणा 3 कितना, 12 ग्राम हीलियम पड़ी हुई है। ओके, और आपकी नाइट्रोजन का N2, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैस, N2 फॉर्म गैस। तो नाइट्रोजन का एक
एक उसका होता है 14, N2 का होता है 28, तो 2 into 28 बोले तो 56 ग्राम्स आपकी नाइट्रोजन है। तो आपके पास एक कंटेनर है, आप उसमें देख सकते हो कि आपके पास 12 ग्राम हीलियम है और 56 ग्राम्स आपकी नाइट्रोजन है, या फिर 3 मोल हीलियम है और 2 मोल आपके नाइट्रोजन है। तो ये तो अगर आप इंडिविजुअली हमने बात करी तो आप इंडिविजुअली आपने बता दिया कि अच्छा इतने मोल्स हैं, इतना वेट है। इंडिविजुअली आप बात कर सकते हो हीलियम की, इंडिविजुअली आप बात कर सकते हो नाइट्रोजन की। अब आपसे कोई पूछे कि इस कंटेनर में जो गैसेज पड़ी हैं उनका इफेक्टिव मास क्या है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो इसका मतलब होता है कि आपको इमेजिन करना है कि आपके पास ये सेम कंटेनर है, सेम कंडीशंस में, और हीलियम और नाइट्रोजन नहीं पड़ी हुई, कोई एक्स गैस पड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब बेसिक फंडा क्या होता है कि आपको एज्यूम करना है कोई इफेक्टिव, मतलब जो आपके पास जो गैस है वो कोई रैंडम गैस है, आपको नहीं पता क्या गैस है, कोई एक्स गैस है, हो सकता है नेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करती, कोई एक्स गैस है आपने एज्यूम कर लिया। आपको क्या निकालना है, इस एक्स गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो उसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास होगा इन दोनों के मिक्सचर का, राइट। तो आपका एक्स गैस का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, तो बेसिकली ये किसी का भी आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो कि टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऐसे तो निकलता है कि भाई टोटल वेट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने पड़े हुए हैं, तो 1 मोल का वेट आ जाएगा, और 1 मोल का वेट क्या होगा, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट होगा, और यहाँ पे हमने वो गैस क्या मानी है, इफेक्टिव गैस मानी है, तो बेसिकली एम इफेक्टिव आ जाएगा आपका। समझ में आया मैंने क्या कहा, तो मैं आपने कहा कि आपको एक मिक्सचर का इफेक्टिव वेट निकालना है, तो मतलब इसका मतलब है कि आपको एज्यूम करना है कोई एक्स गैस है, उसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। टोटल वेट कितना है इस मिक्सचर का, ये सेम ही कंटेनर है एक तरीके से, तो 12 + 56 ये इसका टोटल वेट है, 12 + 56। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 + 2 5। आपके पास बेसिकली यहाँ से आ गया कि आप कर सकते हो कितना, 56 66 68 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 1 8 13.306 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपको क्या आ गया, बेसिकली 13.6 ग्राम्स पर मोल इसका एम इफेक्टिव आ गया। एम इफेक्टिव बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इफेक्टिव गैस है, फिर मॉलिक्यूलर मास जो कि इसका होगा। समझ में आया क्या किया आपने, आपने क्या कि मतलब आपको ऐसे आपको एक जनरल गैस का निकालना है बेसिकली, आपको पता है 3 मोल्स आपके हीलियम के पड़े हैं, 2 मोल्स आपके नाइट्रोजन के पड़े हैं, तो आप इंडिविजुअली तो निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सेम में आपको मतलब ये एज्यूम कर दिया जाए कि कोई गैस नहीं है, सिर्फ एक कोई एक्स गैस है, तो उसका इफेक्टिव मास क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर इफेक्टिव मास होता है बेसिकली इस मिक्सचर का, कि हीलियम और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है, तो किसी भी मिक्सचर का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट निकालना ऐसे करना है आपको कि टोटल वेट निकालो उस मिक्सचर का, उस टोटल मिक्सचर में कितने मोल्स हैं वो निकालो, और टोटल वेट को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक अनअज्यूमिंग गैस का या फिर इस मिक्सचर का, जैसे गैस भी कह सकते हो, इसे मिक्सचर भी कह सकते हो, आपको गैस से समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिकली जो मिक्सचर था हीलियम और नाइट्रोजन का, इस मिक्सचर का इफेक्टिव मास आ गया आपके पास 13.6 ग्राम्स। तो ये होता है आपका इफेक्टिव मास की डेफिनेशन के साथ ये। तो आप इसे अगर फॉर्मूले से नॉर्मल फॉर्मूले वाइज देखना चाहो तो आपके पास एम इफेक्टिव ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर का जो एम इफेक्टिव होता है वो क्या होता है कि उसमें जो जो भी पड़ी हुए हैं मोल्स ऑफ, आपके पास जितना इसका N1 × M1, राइट, ये क्या हो गया पहली गैस का वेट, प्लस N2 × M2, ये क्या हो गया दूसरी गैस का वेट, प्लस N3 × M3, ये क्या हो गया तीसरी गैस का वेट, प्लस ऐसे ऐसे, राइट, जितनी भी गैसेस पड़ी हुई हैं सबके वेट ऐड अप करो, डिवाइडेड बाय N1 + N2 + N3 प्लस सबके मोल्स ऐड अप करो, और उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास एम इफेक्टिव आ जाएगा, बेसिकली टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो ये आपका एम इफेक्टिव होता है, कहीं पे भी निकालना है, डब्बे में निकालना है, कहीं और भी आपसे पूछ लिया जाए, ये तो आपको नॉर्मल पता है, एवरेज टाइप हो गया बेसिकली, है ना। अगर आप ज़्यादा फारसी में ना जाओ, एम इफेक्टिव मिक्सचर क्या हो रहा है, बेसिकली एवरेज है, राइट, कि एवरेज निकालना तो आपने सीख ही रखा है, तो एवरेज ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल वेट एडअप कर लिया, टोटल मोल्स एडअप कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो आपको ऐसे बेसिकली एवरेज वेट टाइप आ गया एक क्वांटिटी, तो उसे हम कह देते हैं एम इफेक्टिव ऑफ द मिक्सचर। तो एम इफेक्टिव सिंपल है। तो आपके पास ये था इनिशियल कंडीशन कि आपके पास गैस 1 थी, गैस 2 थी, इसके N1 मोल्स हैं, इसका M1 है, इसके N2 मोल्स हैं, इसका M2 है। तो आपके पास ये आपको एक तो पता चलेगा कि अगर आपको यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में पूछ लिया जाए कि एम इफेक्टिव ऑफ मिक्सचर क्या होगा, एम इफेक्टिव ऑफ मिक्सचर क्या होगा, आप यहाँ से अब ये बता सकते हो सिंपल कि N1 × M1 प्लस N2 × M2 डिवाइड बाय N1 + N2, ये इस मिक्सचर का इफेक्टिव वेट होगा, आप ये बता सकते हो।
यहाँ पे अब मोस्ट प्रोबेबली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अब क्या स्टार्ट हुआ, ये तो था हमारी बेसिक जनरल थ्योरी, राइट। अभी इसमें इफ्यूजन डिफ्यूजन की बात नहीं करी, अब इफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो ये स्मॉल होल था इसे खोल दिया, तो अब इसमें होने लगा इफ्यूजन, इफ्यूजन होने लगा। तो अब क्या हुआ, कुछ मोल्स बाहर निकल गए, N1 आउट इस पहली गैस के, ऐसी दूसरी गैस के कुछ मोल्स आउट हो गए, N2 आउट। तो आपके पास N1 आउट भी आ गया, N2 आउट भी आ गया। यहाँ तक तो कुछ नहीं, यहाँ तक तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुआ बेसिकली कि इस मोल के, इस गैस 1 के कुछ मोल्स बाहर आ गए, इस गैस 2 के कुछ मोल्स बाहर आ गए, इफ्यूज़ हो गए बेसिकली। इफ्यूज़न है ना, यहाँ से जो इफ्यूज़ होने ये है, यहाँ पे हैं वो मोल्स एकदम से। अभी मान लो डिफ्यूज़न नहीं हुआ तो जो N1 आउट और जो N2 आउट है वो यहाँ पे अभी लाइक यहाँ से अभी जस्ट निकले हैं एक तरीके से, N1 आउट और N2 आउट। तो अब आपको क्या पता है, आपको पता है रेट की बात करते हैं हम। तो रेट R1/R2 एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें, तो जो ये R1/R2 होगा वो किसके इक्वल होगा, N1 आउट कितने बाहर निकले पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय N2 आउट कितने बाहर निकले पर यूनिट टाइम, राइट। रेट ऑफ मोल्स का निकलना। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या, डिफ्यूजन में भी हमने लास्ट टाइप पे अभी डिफ्यूजन पढ़ा था कि कितनी उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी पर यूनिट टाइम। इफ्यूजन में क्या होता है, इफ्यूजन में होता है उसका प्रेशर पर यूनिट टाइम कितना घटा, या फिर मोल्स पर यूनिट टाइम कितने बाहर निकले। तो मोल्स पर यूनिट टाइम कितने बाहर निकले, वो रेट ऑफ उसका इफ्यूजन होता है। तो R1/R2 इक्वल्स टू N1 आउट बाय, ये T से T कर जाएगा। तो बेसिकली N1 आउट कितने N1 के बाहर निकले डिवाइड बाय N2 आउट कितने N2 के बाहर निकले। तो ये हो गया रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ, रेशियो हो गया बेसिकली कि किस रेशियो में R1/R2, मतलब किस रेशियो में हमारे गैस 1 और गैस 2 के जो मोल्स हैं वो इफ्यूज हो रहे हैं। तो वो आपने देख लिया N1 आउट बाय N2 आउट हो गया। तो आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया। थ्योरेटिकल रिजल्ट क्या कहता है, थ्योरेटिकल रिजल्ट कहता है R1/R2 आपका P1/P2 उनके पार्शियल प्रेशर और M2/M1 उनका मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्स रेशियो के रूट से इक्वल होता है। ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल रिजल्ट है जो कि आप निकाल चुके हो। इस रिजल्ट को हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, बेसिकली उसके इंडिविजुअल मोल्स पे डिपेंडेंट होता है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि R1/R2 इक्वल्स टू N1, उसके इनिशियल मोल्स N1 थे और N2, तो N1/N2 रूट ओवर ऑफ M2/M1। तो आपका पास ये आ गया, कहाँ से, ये थ्योरी से आया, राइट। P1/P2 को मैं R1/R2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये सबको समझ में आता है ना कि P1/P2 क्या है, पार्शियल, इनिशियल पार्शियल प्रेशर कि जो उस गैस 1 और गैस 2 है जो कि मिक्सचर में, कंटेनर में, उनका इनिशियल पार्शियल प्रेशर का क्या रेशियो है। तो वो जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, P1/P2 को N1/N2 के इक्वल होता है ना, उसके मोल्स पे डिपेंड होता है, जिसके ज़्यादा मोल्स होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये हमें पता है। तो P1/P2 को मैंने N1/N2 से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल रिजल्ट है, ठीक है ना। इसमें आपने कुछ एक्सपेरिमेंटली नहीं किया, ये थ्योरेटिकल है, जो कि हम डेफिनेशन से जानते हैं। ये हमें थ्योरेटिकल पता है, ये हमें बेसिकली पता है, तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है। तो आपका R1/R2 आपका दो जगह से आ गया, एक एक्सपेरिमेंट से, एक थ्योरी से। मैंने आपको कह ही रखा है कि जब भी ऐसे करते हैं उसका क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे अगर हम, तो एक तो आया था N1 आउट बाय N2 आउट, ये तो आया था आपका किससे, एक्सपेरिमेंटली। और उससे कितना है आपका N1/N2 रूट ओवर M2/M1। तो ये आपका एक इक्वेशन टाइप आ गया। ओके, अब आपसे कोई क्या पूछता है इन क्वेश्चंस में, आपसे पूछते हैं कि आप M इफेक्टिव बताओ इफ्यूज्ड गैस का। जो आपकी गैस इफ्यूज हो रही है, जो स्मॉल होल पे है, तो वहां पे जो आपका कुछ गैस 1 इफ्यूज हो रही है, कुछ गैस 2 इफ्यूज हो रही होगी, तो एक मिक्सचर बन रहा होगा गैस 1 और गैस 2 का। तो उस मिक्सचर का M इफेक्टिव बताओ। तो आपने क्या जान रखा है, आपने जान रखा है किसी का भी M इफेक्टिव क्या होता है, उसके मोल्स तो गैस 1 के मोल्स कितने होंगे बाहर जो निकल होंगे, N1 आउट उस इंटू M1, राइट, प्लस N2 आउट इंटू M2 डिवाइडेड बाय N1 आउट प्लस N2 आउट। ये आपका क्या होगा, M इफेक्टिव होगा मिक्सचर का ऑफ इफ्यूज्ड गैस। ये किस किस को समझ में आता है, आ गया ना ये बात समझ में, कि जो इफ्यूज्ड गैस है, जो कि बाहर निकल चुकी गैस, उस जो फिर जो वो मिक्सचर बना रही है, जो बाहर निकली गैस, उस मिक्सचर का M इफेक्टिव बताना है। ओके, तो इसलिए M इफेक्टिव चेंज क्यों हुआ, इनिशियल जो अंदर गैस थी और जो बाहर गैस थी, उसका दोनों का M इफेक्टिव अलग अलग है। ये क्यों अलग अलग क्यों है, किस किस को समझ में आता है।
अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जब अंदर गैस थी तो अंदर कुछ N1 मोल्स थे पहली गैस के, कुछ N2 मोल्स थे दूसरी गैस के। M1 और M2 तो सेम रहने वाला है, ये वाली क्वांटिटी M1 और M2 तो सेम रहने वाली है, राइट। मॉलिक्यूलर मास तो गैस 1 और गैस 2 का सेम रहने वाला है। चेंज क्या होने वाला है, उनके मोल्स का रेशियो चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से उनके जो मिक्सचर में मोल्स का अगर रेशियो चेंज हो गया तो उस मिक्सचर में उसका वेट भी चेंज हो जाएगा। तो जब इनिशियल था तो इनिशियल N1 मोल्स से मिक्सचर में और N2 मोल्स से मिक्सचर में, तो उसका कुछ जो मॉलिक्यूलर इफेक्टिव आता है वो आता है N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, राइट। ये तो था इनिशियल जो गैस थी कंटेनर के अंदर उसका मिक्सचर का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। अब वो गैस बाहर हो रही है इफ्यूज। जब इफ्यूज हो रही है तो अब इफ्यूज होने में सेम रेशियो में मोल्स इफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि कोई गैस हल्की होती है कोई गैस भारी होती है, तो उनके जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है वो चेंज हो जाता है। तो पहली गैस के हो सकता है कुछ कम मोल्स इफ्यूज हो, दूसरी गैस के हो सकता है कुछ ज़्यादा मोल्स इफ्यूज हो। तो जब इफ्यूज होंगे होल्स में तो जो रेशियो था उनके मोल्स का वो चेंज हो जाएगा। तो अब वो क्या हो जाएगा, N1 आउट और N2 आउट हो जाएंगे। तो जो ये कुछ जो नया N1 और N2 आउट की वजह से जो कुछ आएगा चेंज, वो यहाँ पे अब चेंज आएगा। तो आपके पास आप फॉर्मूला लिखते हो इफेक्टिव गैस का, मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास इफेक्टिव ऑफ इफ्यूज गैस का। तो आपके पास आता है कि जो उसके पहले के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मास, बेसिकली आप जो बाहर निकल गई वो उस मिक्सचर की बात कर रहे हो, तो जो जितने मोल्स बाहर निकल गए वो इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 डिवाइड बाय N1 आउट प्लस M2 आउट। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, N2 आउट से डिवाइड कर दो जरा इस पूरे को, तो N1 आउट डिवाइडेड बाय N2 आउट टाइम्स M1 प्लस N2 आउट से N2 आउट कट गया तो M2 डिवाइडेड बाय N1 आउट प्लस N2 आउट प्लस 1। ऐसे भी लिख सकते हो इस मिक्सचर को, राइट। N1 आउट बाय N2 आउट मल्टीप्लाइड बाय M1 प्लस M2 डिवाइड बाय N1 आउट प्लस N2 आउट प्लस 1। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है N2 आउट से अगर इस पूरे फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज़, N1 आउट, अब यहाँ पे आपको M1 पता है, M2 पता है, 1 पता है, ठीक है ना। तो आपको क्या नहीं पता, सिर्फ आपको N1 आउट और N2 आउट का रेशियो नहीं पता। तो अगर आपको ये पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये तो हमें पता है, कैसे पता है, अभी देखो ऊपर, जादू, यही तो निकाला अभी हमने N1 आउट और N2 आउट का रेशियो। तो ये आपने निकाल दिया कि वो क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा N1 बाई N2 डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको N1 इनिशियल पता था, N2 इनिशियल पता था, M2 पता है, M1 पता है, आपको ये 4 पता है, तो आपके पास ये रेशियो पता है, ये रेशियो पता है। तो बेसिकली आपने ये रेशियो को यहाँ पे पुट कर दिया, आपने इस रेशियो को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपके पास N1 आउट और N2 आउट की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली अब आप क्या निकालते हो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि इफेक्टिव इफ्यूजन डिफ्यूजन में बनता है, कि बेसिकली आपसे जो मिक्स कि गैस 1 और गैस 2 का एक मिक्सचर होता है, स्मॉल होल होता है, गैस क्या होती है, रिलीज होती है, इफ्यूज़ होती है स्मॉल होल से। तो आपसे क्या बोला जाता है, आपसे बोला जाता है कि जो इफ्यूज्ड गैस है उस मिक्सचर का रेशियो, जो इफ्यूज गैस वाली जो गैसेज हुई उस मिक्सचर का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बताया जाए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास इफ्यूज का क्या होगा, आप सबसे पहले तो सीधा सीधा ही फॉर्मूला लिख सकते हो बेसिक थ्योरी के ऊपर, उसके बाद आप N2 आउट से डिवाइड करके ये लिख सकते हो, यहाँ पे आके फंस जाओगे। उसके बाद फिर आप ये जो मैंने पीछे कैलकुलेशन करी थी, आप ये सोच सकते हो कि आपके पास R1 बाई R2 एक आप एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, R1 बाई R2 आप एक थ्योरी से निकालोगे, और आप देखोगे कि आपके पास N1 बाई N2 आउट का क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया कि वो किसके इक्वल होगा, और इसके इक्वल होगा। तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन है फिर तो ये, ठीक है ना। एक बार आपको ये थ्योरी पूरी समझ में आ गई, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी थ्योरी थी बेसिकली कि कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली, वही अगेन अगर आप ये टाइप के 2-3 क्वेश्चन सेम कर लोगे तो आपको ऐसे ये आ जाएगा समझ में। थ्योरी इसकी इतनी हार्ड नहीं थी, थ्योरी जो इफेक्टिव मास है इसकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप दिमाग से सोचोगे एवरेज निकालना हमने बहुत बचपन में सीख रखा है, तो किसी भी चीज़ का इफेक्टिव मास मॉलिक्यूलर मास निकालना अगर आप ऐसी नॉर्मल सोचोगे, आपको दे दिया जाए कि आपको ऐसे डिब्बे में दे दिया जाए तो भी आप निकाल लोगे कि ये कोई भी क्वांटिटी है, 2 मोल हैं गैस ए के, गैस 1 के, या फिर 3 मोल हैं गैस 2 के, इसका मॉलिक्यूलर मास M1 है, इसका मॉलिक्यूलर मास M2 है, और आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज मास बताओ, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताओ इस गैस का, इस मिक्सचर का। तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर ही लोगे कि 2 × M1 प्लस 3 × M2 डिवाइडेड बाय 2 + 3,
राइट। ये एवरेज फॉर्मूला निकालना हमने बहुत बचपन में सीख रखा है, एवरेज की हमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, तो आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आप ये वाला इतना पार्ट बहुत आराम से कर सकते हो। तो आपके पास मतलब, तो इस क्वेश्चन में मैंने दो ही तो चीज़ें यूज़ करी, एक ये वाली चीज़ यूज़ करी कि एम इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, दूसरी चीज़ क्या यूज़ करी, दूसरी चीज़ मैंने सिंपल R1/R2 के रेशियो यूज़ करे। तो एक तो एक्सपेरिमेंट से आता है सीधा सीधा कि P1/P2, सॉरी थ्योरी से आता है डिवाइड बाय M2/M1, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल भी हो सकता है, ये N1/N2, M2/M1, ठीक है ना। एक तो मैंने ये वाला रिजल्ट यूज़ करा, ये थ्योरेटिकल है, सीधा सीधा आपको इफ्यूजन डिफ्यूजन अगर मैंने पढ़ाया है जैसे लास्ट लेक्चर में, तो आपको ये थ्योरी वाला रिजल्ट एकदम से रट्टा आना चाहिए कि अच्छा ये थ्योरी का रिजल्ट तो मैं निकाल चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको इफ्यूजन और डिफ्यूजन की डेफिनेशन पता है तो आप दूसरा रिजल्ट बहुत आराम से निकाल सकते हो कि जो R1/R2 होता है वो आपको किसके इक्वल होता है, या तो del P/del T के इक्वल होता है, राइट। del P1/del P2, del P1/T, del P2/T, है ना। या तो ये उसका इक्वल होता है, या फिर किसके इक्वल होता है, del N/T, del N2/T, या फिर इसके इक्वल होता है, राइट। कि प्रेशर में कितना चेंज हुआ या फिर मोल्स में कितना चेंज हुआ, वो आपका R1/R2 के इक्वल होता है। तो कितना चेंज हुआ, बेसिकली जितने बाहर निकल गए वही तो चेंज हुए। तो प्रेशर में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मोल्स में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो del N1 क्या हो गया आपका, बेसिकली T से T तो कट ही जाएगा, तो ये N1 आउट हो गया और ये N2 आउट हो गया, कितने वो बाहर निकले। तो आपके पास R1/R2 रेट का रेशियो ऑफ इफ्यूज़न यहाँ से भी आ गया, तो आपके पास दो जगह से आ गया, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो मतलब समझ रहे हो। तो थ्योरी तो इतनी थी, बस एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आप इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि N2 से डिवाइड कर दोगे N2 आउट से, तो आपका N1 आउट बाई N2 आउट आ जाएगा, और आप फिर इन इक्वेशन से N1 आउट प्लस N2 आउट को इसके इक्वेट कर सकते हो। तो ये आपके लिंक्स हैं, जो कि अगर आपने एक आध बार ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको ये लिंक बड़े जल्दी से मिल जाएंगे। नहीं कर रखे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, छोड़ दो क्वेश्चन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें थ्योरी के नाम पे हमने सिर्फ ये थ्योरी तो बस हमने ये तीन फॉर्मूले यूज़ करे कि एक इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो कि एवरेज होता है, एवरेज आप निकालना जानते हो, 2-3 बार सीखोगे कर जाओगे। R1/R2 थ्योरी से कैसे लिखते हैं आपको पता है, R1/R2 एक्सपेरिमेंट से कैसे लिखते हैं आपको पता है। आप ये तीन चीज़ अगर लिखोगे, तीन इक्वेशन, तो बाकी तो बस आपको आंसर चाहिए। इन तीन इक्वेशन से मेरा आंसर आया है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो आपको ये तीन इक्वेशन सिंपल है, बेसिक चीज़ यूज़ हुई है, लेकिन तरीका यूज़ करने का थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा क्लिक एकदम से नहीं करता, तो एक बार क्लिक कर जाएगा तो बहुत सिंपल होता है। तो आपको सिंपल ये वाला ऐसा क्वेश्चन आपको 2-3 बार आप ट्राई करोगे, आप बार बार देखोगे कि हाँ मैंने सिंपल टूल्स यूज़ करके थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके चलो, तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। तो बेसिकली अब आपका ये ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन खत्म हो गया। ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं इस पे, दो टाइप के तो क्वेश्चन आपको मैंने करवाई दिए, एक आधा और अगर आगे कभी पड़ेगा फाइनल में तो वो भी करवा देंगे। तो बाकी तो जनरली यही होता है, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकालो, थ्योरेटिकल रिजल्ट निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। बेसिक तो इतना ही होता है। यहाँ पे एम इफेक्टिव की एक नई थ्योरी थी, तो वो यूज़ करके थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ा दिया। ओके, थैंक यू।